सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? तो जैसा कि सॉलिड सॉल्यूशन ना एक तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इससे पहले हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बता रहा था, कंपाउंड के बारे में बता रहा था और मिक्सचर के बारे में बता रहा था। तो ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में पिछला क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ था वो सारा डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग कंप्लीटली सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे कि सॉलिड सॉल्यूशन का एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन कैन आल्सो भी, मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का एलॉय है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सबसे पहला चीज तो याद रखना कि जब भी हम सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो भी एलिमेंट हम यूज करेंगे उस एलिमेंट को पहले किस में लेकर जाना पड़ेगा? मेल्टिंग सर। लिक्विड स्टेट में लेकर जाना। ठीक है, कोई भी सॉलिड सॉल्यूशन अगर हमको बनाना है सबसे पहले हमको लेकर जाना पड़ेगा लिक्विड स्टेट। कोई भी दो एलिमेंट है, सपोज दैट एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, अगर हम इसका सॉलिड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं सबसे पहले हमको इसको लेकर जाना पड़ेगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो इसका मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, लिक्विड स्टेट में लेकर गए, इसका जो मिक्सचर बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जब ये लिक्विड स्टेट में जब तुम ए और बी एलिमेंट को मिलाओगे तो इसका एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। जब ये होमोजेनियस मिक्सचर लिक्विड स्टेट में है, जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, जब ये ट्रांसफॉर्म होगा, उस समय भी ये अपना होमोजेनिटी बनाकर रखेगा। ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब क्या है? तो देखो, सपोज दैट एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। ए का मेल्टिंग पॉइंट है सपोज दैट 500 डिग्री सेल्सियस और बी का मेल्टिंग पॉइंट है सपोज दैट 400 डिग्री सेल्सियस। हमको ये दोनों एलिमेंट को मिक्स करना है। मैंने ये दोनों एलिमेंट को मिक्स करके ए बी बनाना है, तो ये दोनों को लिक्विड स्टेट में लेकर जाना होगा। तो दोनों को ही लिक्विड स्टेट में लेकर जाने के लिए हमको ये दोनों का टेम्परेचर को क्रॉस करना पड़ेगा। सपोज दैट एक टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस, इस स्टेट में दोनों लिक्विड स्टेट में है, और उससे भी बड़ा बात है कि ये दोनों क्या है? होमोजीनियस। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ए बी जो है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने लगेगा, जब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा ए और बी ये दोनों जो है, एक का 500 डिग्री सेल्सियस है, एक का 400 डिग्री सेल्सियस है। जब ये दोनों को हम लोग सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। अगर इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसका मतलब है कि वो 600 से 500 जा रहा है, 500 से 400 जा रहा है, 400 से 300 जा रहा है, 300 से 200 जा रहा है, 200 से 100 जा रहा है, ऐसे करके टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो जब वो 500 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा उस केस में क्या होगा, ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला जो मेटल है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बी वाला, चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है, तो ये स्टिल लिक्विड स्टेट में रहेगा और ये सॉलिड स्टेट में आ गया। उस केस में हम क्या बता सकते हैं कि जब ये सॉलिड में है और ये लिक्विड में है तो ये दोनों में क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन होने का चांसेस है कि नहीं है? ए और बी एलिमेंट सेपरेट हो सकता है क्योंकि एक एलिमेंट सॉलिड स्टेट में आ चुका है और एक एलिमेंट लिक्विड स्टेट में, दोनों में सेपरेशन होने का सर चांस। बोलिए। सर तब तो यहाँ सर पेस्ट्री रीजन बनाएगा ना। पेस्ट्री रीजन बनाएगा, यस ऑफ कोर्स। तो चूंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है और इसमें जो मिक्सिंग हुआ है वो एटॉमिक लेवल में हुआ है,
ठीक है, किस लेवल में मिक्सिंग हुआ है, एटॉमिक लेवल में मिक्सिंग हुआ है। इस कारण से इसका जो सेपरेशन है दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर हम वाटर और शुगर को लेते हैं, इसको एक 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर जाते हैं, उस केस में जितना भी वाटर है वो सब वेपर बन के गैस बन के निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कंटेनर में शुगर स्टिल लेफ्ट रहेगा। चूंकि ये दोनों का जो मिक्सिंग था दैट इज ए फिजिकल मिक्सचर, और इसमें किसी भी तरह का एटॉमिक लेवल का मिक्सिंग नहीं हुआ था। इस कारण से जब हम एक का मेल्टिंग पॉइंट या एक का बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए तो ये दोनों इजीली सेपरेट हो गया, सेपरेशन हैपेंड। बट इन दिस केस जब हम इसको दो लिक्विड वाले एलिमेंट को, जब चूंकि इसमें जब मिक्सिंग एटॉमिक लेवल पे हो चुका है, होमोजीनियस मिक्सिंग हो चुका है, जब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, तो एक हो गया सॉलिड में पहुंच गया और एक अभी भी लिक्विड में है, बट स्टिल ये दोनों में सेपरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में ऐसा मिक्सिंग हुआ है कि ये दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में ही मिल चुका है एटॉमिक लेवल पे, तो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहा है। इस कारण से ये सॉलिड में है और ये लिक्विड में है, जिसके कारण से ये क्या बनाया, पेस्टी रीजन बनाया। और जब हम 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचे तब ये दोनों ही सॉलिड स्टेट में पहुंच गया, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह का एलॉय। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी लिक्विड स्टेट में जिस तरीका का इसका मिक्सिंग था, सॉलिड स्टेट में भी इसका उसी तरीका का मिक्सिंग है। अगर लिक्विड स्टेट में ए और बी जिस तरीका से मिक्स होकर रह रहा था, जब इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे उस केस में भी इसमें जो मिक्सिंग होगा उसी तरीका का होमोजीनियस मिक्सिंग होगा। तो सॉलिड स्टेट में भी इसमें होमोजीनियस मिक्सिंग पाया जाता है, लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको सबसे पहले दोनों एलिमेंट को लिक्विड स्टेट में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब उसका होमोजेनिटी जो है लिक्विड स्टेट में भी सेम है और सॉलिड स्टेट में भी सेम है, तब जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है, चूंकि इसमें दो एलिमेंट का मिक्सिंग हुआ था, तो ये दो एलिमेंट जब एटॉमिक लेवल पे मिक्स करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है, और ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसको थोड़ा सा मतलब इसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है। कैसे क्या मॉडिफिकेशन पाया जाता है तो इसको हम लोग बताएंगे आगे। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन जनरली बोल सकते हैं ये कब बन सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सॉलिड सॉल्यूशन जनरली देखा जाए तो बनता कब है, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनने का सबसे जो पहला जो कंडीशन होता है वो कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट जो तुम यूज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है अगर हम सॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें दो चीज आएगा, एक आएगा सॉल्वेंट और एक आएगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हम यूज कर रहे हैं ये होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम साइज का। मतलब एक बेसिक सा डेफिनेशन बताया जा रहा है कि सेम साइज का बोल सकते हैं, सेम साइज का सॉल्वेंट और सॉल्यूट होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बोले तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। तो उस केसेस में तुम्हारा क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है उस केस में सॉलिड सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसका एक बेसिक सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इसका बेसिक सा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो ब्रास। ब्रास एक अलॉय है या फिर ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसे सॉलिड सॉल्यूशन है, तो ब्रास में हम लोग दो एलिमेंट मिलाए हैं, एक एलिमेंट का नाम है कॉपर और एक एलिमेंट का नाम है जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक दोनों मिल करके सॉलिड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इसमें सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है तो सपोज दैट कॉपर का जो परसेंटेज है वो हम ले रहे हैं 64%, और जिंक का जो परसेंटेज है वो हम ले रहे हैं 36%। तो इसमें आप लोग खुद देख के बता सकते हो कि इसमें सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। सॉल्वेंट सॉल्यूट कौन है इसमें, तो सॉल्वेंट तो क्या बोलते हैं, जिंक हो।
ये जो हो गया ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया और ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब इसमें सिमिलरिटी क्या पाया गया, तो देखो कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस है, कभी भी अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस का बात करें, एटॉमिक रेडियस हमेशा ही एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। ठीक है, कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस है वो जनरली 1.2 के आसपास है। 1.2 अगर हम बोल रहे हैं तो एंगस्ट्रॉम साथ में लग जाता है। और जिंक का जो एटॉमिक रेडियस है वो 1.3 के आसपास है। तो इसका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या है, हम ऐसा इसलिए इसके बारे में इसलिए बात किया जा रहा है ना, क्योंकि जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है ना, जब हम दो एलिमेंट को मिक्सिंग किए तो वो लिक्विड स्टेट में भी होमोजीनियस स्टेट में मिला और सॉलिड स्टेट में भी होमोजीनियस स्टेट में मिला। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग तभी पॉसिबल है जब उसमें कुछ स्पेशल केसेस आएगा। अगर तुम ऐसे भी किसी को आपस में मिला दोगे तो उसमें एटॉमिक लेवल पर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो इफ यू वांट टू डू दी मिक्सिंग ऑन एटॉमिक लेवल, तो उसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है, हमको क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों का एटॉमिक रेडियस जो होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया कि जो ब्रास है, जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, उसमें कॉपर और जिंक पाया जाता है और ये दोनों में सॉलिड सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है। मतलब ये दोनों लिक्विड स्टेट में भी तुम्हारा होमोजीनियस है और सॉलिड स्टेट में भी ये दोनों होमोजीनियस है। इसका मतलब है कि इसमें जो मिक्सिंग हुआ है वो एटॉमिक लेवल पे हुआ है। तो एटॉमिक लेवल पे अगर मिक्सिंग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशलिटी होगा जिसके कारण इसमें एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग हुआ। तो उसका एक रीजन हम लोग पता करने के लिए गए, तो उसमें सबसे पहला रीजन हम लोग को ये दिखा कि कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस है वो 1.2 है और जिंक का जो एटॉमिक रेडियस है वो 1.3 है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर पाया गया। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा चीज, यस सर। कॉपर और जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है, बताओ मेरे को। बोलो। डिफरेंट। कॉपर का क्या है, फेस एससीसी है सर। और जिंक का क्या है। एससीपी। तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक जो मेजर रीजन है ना, वो भी ये भी है कि दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ दिस ब्रास, कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी है जबकि जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एचसीपी है। बट इसमें भी एक सिमिलरिटी है। आपको पता है कि एफसीसी और एचसीपी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 12, जिस कारण से ये दोनों सुटेबल होता है आपस में ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो हम बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जिसमें दो काइंड ऑफ एलिमेंट होता है। ठीक है, जब ये दो काइंड ऑफ एलिमेंट आपस में कंबाइंड होता है तो ये दोनों एक स्पेशल स्पेस लैटिस बनाता है। सपोज दैट जैसे कि सीयू का एफसीसी है और जेडएन का एचसीपी है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है। जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड होता है तो ये एफसीसी और एचसीपी है। तो ये दोनों का एलॉय का जो हम लोग ब्रास बोल रहे हैं, इसका जो स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस समझ में आ रहा है ना क्या होता है स्पेस लैटिस। लैटिस समझ में आ रहा कि नहीं क्या होता है, बेसिक मेटलर्जी में लैटिस पढ़ाया गया होगा। यस सर। क्या होता है लैटिस, सर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो स्पेस लैटिस क्या होता है, सर जो एटम के बीच में स्पेस होता है एटम के बीच में जो स्पेस होता है, अरे यार मोटिव पढ़ा है, मोटिव। ये वर्ड सुना है इससे पहले कभी, नो सर। नो सर।
ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि Cu है तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है। ये जो सिंगल यूनिट हो रहा है ना, ये इसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। सिंगल यूनिट जो है, अगर इसी को रिपीटेटिव ऑर्डर में हम लगाते चले जाएं, ये FCC है, यही FCC आगे 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 चलते चला जाएगा, तो दैट इज स्पेस लैटिस, ठीक है। तो जब कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है और जिंक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर HCP है, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होगा, FCC और HCP में जब कंबाइंड होगा, तो इसमें जो नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, चूंकि ये FCC और ये HCP है, बट हाउएवर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम है, 12 है, ठीक है। अभी दूसरा चीज क्या यहाँ पे देखा गया कि सॉलिड स्टेट जो होता है, इसमें दो काइंड ऑफ एलिमेंट होता है जनरली देखा जाए तो, जो कि कंबाइंड होकर के एक सिंगल टाइप ऑफ स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करता है। इसका स्पेस लैटिस में FCC है, इसमें तुम्हारा HCP है। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होगा तो डिफरेंट स्पेस लैटिस बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। तो सॉलिड सॉल्यूशन हम बताएं कि एटॉमिक लेवल का मिक्सिंग हो रहा है। तो एटॉमिक लेवल जो है, एटम्स जो है वो जनरली किस फॉर्म में अरेंज है, तो एटम्स जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज है एलिमेंट के अंदर में। तो जब आपस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिक्सिंग हो रहा है दोनों का, तब जाकर के सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है। सॉलिड सॉल्यूशन जो है, दिस इज रिजल्ट जब मेटल जो है आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है दोनों के क्रिस्टल लैटिस में। जिंक का एटम FCC के लैटिस में डिसॉल्व हो गया, कॉपर का एटम HCP के लैटिस में डिसॉल्व हो गया। उस केस में जो मिक्सिंग बन रहा है उसी को बोल रहे हैं हम लोग एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग हो रहा है, क्योंकि जिंक FCC के पास चला गया, कॉपर HCP के पास चला गया। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के पास कैसे गया आपस में, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि दोनों का एटॉमिक रेडियस जो था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। एटॉमिक रेडियस दोनों का 1.2 से 1.3 के बीच में। 1.2 कॉपर का है, 1.2 किसका है, 1.3 जिंक का है। तो चूंकि कॉपर का FCC था, तो जब इसका हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाते हैं तो ये ऐसे तुमको दिख रहा है, ठीक है। इसका फेस में यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो क्या हुआ, इसमें सभी में कॉपर लगा हुआ है, लेकिन जिंक क्या किया, इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तभी जाके इसका जिंक क्या किया, इसका क्रिस्टल लैटिस में घुस गया। कैसे घुसा, घुसने के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस था वो 1.2 था और जिंक का 1.3 था, जबकि दोनों सिमिलर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में सिमिलर है। तो जिंक क्या किया, कॉपर जिस जगह पे था उस जगह पे जाकर के जिंक बैठ गया, और कॉपर क्या किया, वो जिंक वाला जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है HCP वाला, उसमें जाकर के बैठ गया, यहां पर जाके बैठा। लेकिन दोनों आपस में बैठा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या था, दोनों का जो एटॉमिक रेडियस था वो सेम था। अब मान के चलो ये जगह बना हुआ है कॉपर के लिए, अभी कॉपर यहां से अगर हटेगा तो यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट आएगा उसमें कम से कम ऐसा प्रॉपर्टी तो होना चाहिए जो कॉपर के जैसा हो। तो वैसा प्रॉपर्टी किसके पास मिला, जिंक के पास मिला। क्यों मिला, क्योंकि दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम था। तो ये जो स्पेस खाली हुआ कॉपर के जाने से, वो स्पेस फिलअप हो गया जिंक के जाने से। तो इस तरीका से दोनों में एटॉमिक लेवल का मिक्सिंग हुआ, दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दोनों आपस में जाकर एक दूसरे का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाकर बैठ गया। जैसे जिंक कॉपर वाले में चला गया, कॉपर जिंक वाले में चला गया, जिसके कारण एटॉमिक लेवल पर मिक्सिंग हुआ। और इसी कारण से इसको जब हम चेंज किया, इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम लोग इसको सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए गए, तो भी इसके क्या हुआ, चूंकि इसमें मिक्सिंग एटॉमिक लेवल पर हो चुका था, इसके फेसेस में, इसके जो यूनिट सेल्स का जो पोजीशन है जहां पर कॉपर सिचुएटेड था, उस जगह पे जिंक जाकर गया है। तो इस कारण से क्या हुआ कि जिंक वहां से निकलने नहीं पाया, और इस कारण से दोनों का मिक्सिंग जो था वो पहले के जैसा ही रहा, जैसा लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में रहा, जिस कारण से दोनों सेपरेशन नहीं हो पाया। सेपरेशन नहीं होने पाया तो इसी कारण से सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब दो एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, जैसे एक अगर 500 डिग्री सेल्सियस पे है और एक का मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो चुका है, 600 डिग्री सेल्सियस अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है, अगर हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाएं, तो ये बी एलिमेंट स्टिल इट इज इन मेल्टिंग स्टेट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस है। तो बी एलिमेंट को सेपरेट हो जाना चाहिए, और जबकि ए एलिमेंट सॉलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन इन दी केस ऑफ एलॉय तुम लोग देखते हो कि एलॉय के केस में क्या है, दोनों ही सॉलिड स्टेट में मिलता है।
दोनों ही सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेपरेशन नहीं होने पाया। अगर सेपरेशन नहीं होने पाया तो उसके पीछे का रीजन क्या था, सेपरेशन क्यों नहीं होने पाया। तो हम लोग इसी का स्टडी कर रहे हैं कि सेपरेशन क्यों नहीं होने पा रहा। तो सेपरेशन नहीं होने का पीछे का एक रीजन हम तुमको ये बताएं कि सेपरेशन, जैसे कि हम एक एलॉय का एग्जांपल लिए, कॉपर और जिंक। कॉपर 70%, जिंक 30%। कॉपर इज सॉल्वेंट, जिंक इज सॉल्यूट। दोनों ही को जब हम मिक्सिंग किया तो लिक्विड स्टेट में दोनों ही मिक्स हो गया। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेल्सियस, जबकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री सेल्सियस। तो तुम लोग देखो मेल्टिंग पॉइंट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस में लेकर जाएंगे तो तुम देखोगे कि कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में आने लगा, लेकिन जिंक अभी भी मेल्टिंग स्टेट में है। फिर भी दोनों में सेपरेशन नहीं हुआ। सेपरेशन इसलिए नहीं हुआ, दोनों अलग इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों में जो मिक्सिंग हुआ था वो एटॉमिक लेवल पर मिक्सिंग हुआ था। तो एटॉमिक लेवल पर मिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो एटम्स है वो एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में जाके डिसॉल्व हो गया। दोनों का एटम्स एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में जाकर के क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, जिस कारण से सॉलिड सॉल्यूशन बना, जिस कारण से इस टेम्परेचर पे सेपरेशन नहीं हुआ। समझ में आया सॉलिड सॉल्यूशन कैसे बना, क्यों बना। अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बन रहा होता तो अगर हम 800 डिग्री सेल्सियस पे किसी एलिमेंट को लेकर जाते हैं, इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाते हैं, कॉपर जो था इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000, ठीक है ना हाँ अभी। जी सर। हाँ सर। हम्म, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर सपोज दैट इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं लेता हूं, मान के चलो मैंने दोनों को मिक्स किया, लिक्विड स्टेट में लेकर गया, अभी मैं 800 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अगर ये दोनों में सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनना होता तो कॉपर किस स्टेट में आ जाता 800 डिग्री सेल्सियस में। सर वो तो सॉलिड में। सॉलिड में आ जाता। अगर जिंक का कॉपर के साथ मिक्सिंग नहीं होता एटॉमिक लेवल पे तो जिंक किस स्टेट में रहता। क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस है, तुमने दोनों का मिक्सिंग को करके 800 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, तो जिंक अभी किस स्टेट में रहता, लिक्विड स्टेट में रहता। जिस कारण हम ये दोनों में सेपरेशन हो जाता, क्योंकि ये सॉलिड में चला गया और ये लिक्विड में चला गया, दोनों में मिक्सिंग नहीं हो पाए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जिंक का जो एटम्स था वो कॉपर के क्रिस्टल लैटिस में जाकर घुस गया, और कॉपर का जो एटम्स था वो जिंक के क्रिस्टल लैटिस में जाकर घुस गया, जिसके कारण दोनों में जो मिक्सिंग हुआ वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेवल पे हुआ, जिसको हम लोग एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग बोलते हैं। तो इस मिक्सिंग के कारण क्या हुआ कि 800 डिग्री सेल्सियस में भी ये दोनों में सेपरेशन नहीं हुआ। तो ये दोनों किस तरह का रीजन फॉर्म किया, पेस्टी रीजन फॉर्म किया। ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ आपस में एक दूसरे से। और जब हम ये सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो गया तो जैसा 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 ये लिक्विड स्टेट में होमोजीनियस था उसी तरीका का होमोजेनिटी हमको सॉलिड स्टेट में भी मिला। लिक्विड स्टेट में देखो कैसा प्रॉपर मिक्सिंग होता है, वाटर और शुगर देखो किस तरीके से मिक्स हो जाता है। तो वाटर शुगर जिस तरीके से लिक्विड स्टेट में मिक्स हुआ था, क्या वो सॉलिड स्टेट में पॉसिबल है मिक्सिंग। सॉलिड स्टेट में दोनों में मिक्सिंग हो पाएगा। नो। या नहीं फिर तुम भैया। बोल सकते हो वाटर को जब हम गैसियस में कन्वर्ट कर देंगे तो शुगर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो जिस तरह का मिक्सिंग वाटर शुगर का था, सपोज दैट वो लिक्विड स्टेट में जैसा मिक्सिंग शो कर रहा है, जब वो सॉलिड स्टेट में भी वैसे ही मिक्सिंग शो करने लगेगा, तब हम उस मिक्सिंग को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो कॉपर जिंक के साथ केस हुआ वही बोलते हैं, उसी कारण से इसी को हम लोग बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन होने के पीछे का एक मेजर रीजन बताया गया कि कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस था और जिंक का जो एटॉमिक रेडियस था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था, जिस कारण से कॉपर और जिंक आपस में एक दूसरे को दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया।
यानी कॉपर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां पे कॉपर होना चाहिए था वहां पे जिंक चला गया कुछ पोजीशंस में, और जहां जिंक के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां पे कॉपर जिंक होना चाहिए था उसके कुछ लोकेशंस पे कॉपर का एटम जाके बैठ गया। बैठे इसलिए बैठ पाया क्योंकि दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर था। इस कारण से दोनों आपस में क्या किया, दोनों का एटम्स आपस में एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में जाके मिक्स हो गया, जिस कारण से तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण हुआ, और यही सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है। जनरली मिक्सचर हम लोग देखते हैं लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में भी अगर वो मिक्सिंग होमोजीनियस रहे और केमिकल मिक्सिंग रहे तो उसको हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन का नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर हम कॉपर और जिंक को बोलेंगे ये दोनों को अलग होने के लिए, तो क्या ये दोनों अलग हो पाएगा? नो सर। इसका मतलब है कि किस तरह का मिक्सिंग है? एटॉमिक लेवल। इरिवर्सिबल मिक्सिंग है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वो इरिवर्सिबल मिक्सिंग होता है दो सॉलिड का। ठीक है, कुछ एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन का जैसे कि कॉपर जिंक हो गया, निकेल कॉपर हो गया, AuAg हो गया, AgCu हो गया, FeCrNi हो गया, FeC हो गया। CuZn को क्या बोलते हैं? ब्रास। CuSn को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। निकेल कॉपर को क्या बोलते हैं? मोनेल। AgCu को क्या बोलते हैं? स्टर्लिंग सिल्वर। Fe क्रोमियम निकेल को क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। और FeC को क्या बोलते हैं? ये जनरली स्टील है। तो ये सब एलॉय है, ये सब एग्जांपल्स है कुछ सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल ब्रास हो गया, मोनेल हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टर्लिंग सिल्वर हो गया, AuAg हो गया। तो इस तरीका का सॉलिड सॉल्यूशन पाया जाता है। तो समझ में आया ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल्स क्या क्या है, ये सब कैसे करके एलॉय बन गया, एलॉय और एलिमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है, एलॉय कब बनता है। एलॉय एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट में इसलिए सर पाया जाता है क्योंकि ये दोनों में आपस का जो एलिमेंट्स है, आपस में जो इसका एटम्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में जाकर मिक्स कर गया है, जिसके कारण दोनों का सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, और ये रिवर्सिबल मिक्सिंग होता है, और इस तरीका से हम लोग फॉर्म करते हैं। कोई दिक्कत अभी? बोलिए क्या दिक्कत कुछ है तो। सर बोल रहे जो आप नहीं भैया। बता रहे थे ना कि मेल्टिंग करके मिक्स कर रहे थे हाँ, सर, उसको थोड़ा और ये बता दीजिए। मेल्टिंग करके मिक्स कर रहे हैं अब कॉपर, जैसे कि तुमको कॉपर और जिंक को मिक्स करना है। कॉपर जिंक को कैसे मिक्स कर सकते हैं? सॉलिड स्टेट में तो मिक्स नहीं ना कर सकते हैं। तुम्हारे पास कॉपर एक सॉलिड स्टेट में कॉपर का मान के चलो कि क्यूब है, और जिंक का क्यूब है, तो तुम क्या दोनों को मिक्स कर सकते हो आपस में सॉलिड स्टेट में? नो सर। नहीं कर सकते हो। तो हमको किसी एक एलिमेंट को लिक्विड स्टेट में लेकर जाना पड़ेगा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसको लेकर गए। कॉपर 1030 में था तो इसको हम लेकर गए, मान के चलो 1100 डिग्री सेल्सियस में लेकर गया, कॉपर जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या किए, जैसे ही कॉपर कन्वर्ट हुआ वैसे जिंक का जो क्यूब था वो इसके अंदर डाल दिए। जिंक का क्यूब डालने से क्या हुआ, टेम्परेचर 1100 पे था और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जिंक भी क्या हो जाएगा? मेरे को
मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में आपस में क्या हो गया, मिक्सिंग हुआ। कुछ देर तक छोड़ा तो पता चला दोनों आपस में एटॉमिक लेवल पे मिक्सिंग कर लिया। कॉपर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जिंक घुस गया और कॉपर के जगह पे जिंक के वाले में कॉपर घुस गया, जिस कारण से दोनों में फिर सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण हुआ। इस तरीके से एलॉय का फॉर्मेशन हुआ। समझा? हाँ सर, समझ गया। इस तरीका से तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन बना। अभी जो सॉलिड सॉल्यूशन इतना हम लोग पढ़े, तो सॉलिड सॉल्यूशन जनरली अभी बाद में देखा गया, सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरीके का पाया जा सकता है। पहला जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल, और जो दूसरा जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल। अब ये जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस है ये दो तरीका का पाया जाता है। ये दो तरीका का पाया जा सकता है। एक होता है ऑर्डर्ड और एक होता है डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर। ठीक है, दो तरह का सॉलिड सॉल्यूशन है सब्स्टिट्यूशनल, एक हो गया ऑर्डर्ड और एक हो गया डिसऑर्डर्ड। Substitutional solid solution can be of two types: ordered solid solution, disordered substitutional solid solution और interstitial solid solution। ये दोनों solid solution क्या होता है, तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सर रिप्लेस कर। तो दी एटम्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का एटम किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? सॉल्वेंट। दी एटम्स ऑफ दी किसका? सॉल्वेंट का। ये बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का। तो ये कब होगा, इसका पॉसिबल कब होगा, कब ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है? जब इसका सर एटॉमिक रेडियस रेडी क्या सेम होगा, सेम रहना चाहिए। एटॉमिक रेडी ऑलमोस्ट सिमिलर रहना चाहिए, या तो इसके बीच में कुछ स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो, हम जैसे बोला कॉपर का 1.2 है, जिंक का 1.3 है, तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं, रिप्लेस किया एक दूसरे को, जबकि दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो रेंज क्या होगा, वो रेंज कितना होना चाहिए कि दोनों का एटॉमिक रेडियस आपस में सिमिलर होना चाहिए? तो उसके पीछे का रेंज जो है वो हम बोल सकते हैं ±7.5%। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, 7.5%। जैसे कि मोनेल मेटल को ले लो, मोनेल किसका एलॉय है, मोनेल में क्या क्या होता है? निकल कॉपर। निकेल कॉपर। तो निकेल कॉपर जो है, मोनेल मेटल जो है, ये एक सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है? क्योंकि इसमें निकेल और कॉपर जो है ये दोनों आपस में एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। सब्स्टिट्यूशन कैसे पॉसिबल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का एटॉमिक रेडियस जो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो निकेल का एटॉमिक रेडियस जो है वो 2.48 है, जबकि कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस है वो 2.5 समथिंग मान के, सॉरी ये
कितना बताया था कॉपर का एटॉमिक रेडियस? 1.2 1.2। कॉपर निकेल का भी तुम्हारा एटॉमिक रेडियस जो है 1.2 के आसपास। इसी कारण से ये दोनों आपस में ये सॉल्युबल। तो एटॉमिक रेडियस बहुत सारे बुक्स में एटॉमिक रेडियस लिखा रहता है, बहुत सारे बुक्स में एटॉमिक डायमीटर। डायमीटर और रेडियस को क्या करना है, सीधा सीधी 2 से डिवाइड दे देना, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया? अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस दिया हुआ तो डायमीटर निकल जाएगा। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो हम लोगों को इसका मतलब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, तभी जाके दोनों एक दूसरे को आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशनल का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है ऑर्डर्ड और एक क्या होता है, डिसऑर्डर्ड। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूशन पाया जाता है ना वो सब्स्टिट्यूशनल ही होता है। मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूशन जो है आर सब्स्टिट्यूशनल। और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में 2 टाइप से, एक होता है ऑर्डर्ड और एक होता है डिसऑर्डर्ड। तुम लोग बताओ ऑर्डर्ड डिसऑर्डर्ड में क्या समझ सकते हो? सर ऑर्डर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। बोलो बोलो, ऑर्डर डिसऑर्डर क्या समझ सकते हो? सर ऑर्डर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रह सकता है दोनों का। जैसे कि सपोज दैट ठीक है, सपोज दैट ये कॉपर जिंक का सिस्टम है, ये भी कॉपर जिंक का सिस्टम है। तो ऑर्डर डिसऑर्डर किसको बोलेंगे? सपोज दैट कि सॉलिड सॉल्यूशन तो बन गया, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में बन गया, इसका मतलब है कि कॉपर का सिस्टम में जिंक जो है वो कहीं ना कहीं जाकर घुसा है, और कॉपर के सिस्टम में जिंक कहीं ना कहीं जाकर घुसा है। तो अगर वो मान के चलो ये पूरा जो एलिमेंट मैं दिखा रहा हूं ये पूरा कॉपर है, ठीक है। अब इस कॉपर में किसी किसी जगह में जिंक जाकर घुस गया, सपोज दैट इस जगह पे जिंक आ गया, 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 इस जगह पे जिंक आ गया। ठीक है, ये पूरा कॉपर था, यहाँ पे सीयू, यहाँ पे सीयू, यहाँ पे सीयू, पूरा एलिमेंट में सीयू का क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। सीयू के लोकेशंस पे कुछ कुछ जगह पे क्या घुस गया, जिंक आ गया, इस जगह पे जिंक आ गया, इस जगह पे जिंक आ गया, इस जगह पे जड़न आ गया, यहाँ पे जड़न आ गया, यहाँ पे जड़न आ गया, यहाँ पे जड़न आ गया। उसी दूसरे जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे जड़न आया, ये भी पूरा सीयू का था, यहाँ पे भी जड़न आया, यहाँ पे जड़न आया, यहाँ पे जड़न आया, फिर यहाँ पर जड़न आया, यहाँ पर जड़न आया, यहाँ पर जड़न आया, फिर यहाँ पर जड़न आया, यहाँ पर जड़न आया, यहाँ पर जड़न आया। तो कौन सा ऑर्डर्ड पैटर्न में है, 1 नंबर फिगर की 2 नंबर फिगर? सर 2 तो इसका मतलब है 2 नंबर को क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड। और 1 नंबर को क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। तो इसका मतलब है कि एटम रिप्लेस तो किया, लेकिन किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं किया, रैंडमली लोकेशन पे उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। रैंडम लोकेशंस पे जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो उस सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जब एकदम कोई पर्टिकुलर पैटर्न में तुमको दिखेगा कि इस जगह पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशंस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उस सॉलिड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ये इसका एक फिगर भी हम तुमको भेज रहे हैं ग्रुप में, देखना तो समझ में आएगा।
देखो फिगर मैंने भेज दिया है। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्लियर हुआ? यस सर। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड में रैंडम फैशन में सब्स्टिट्यूशन होगा, और ऑर्डर्ड में एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लो। कौन कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है जो ऑर्डर्ड है? कॉपर जिंक हो गया, ठीक है, AuCu हो गया, ये सब जो है ऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर्ड में क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? सर बोलिए। सर बोल रहे जैसे एलॉय बन गया उसके बाद अगर आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशन या क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्ड है, तो उसमें कैसे पता चलता है बनने के बाद? तो फिर हम लोग को इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाकर देखना पड़ेगा कि ये कैसे, ये ऑर्डर्ड फैशन में बना है कि नहीं बना है, कि ये कुछ एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज होता है। जब हम एलॉय बना रहे हैं तो कुछ कुछ एलॉयज ऐसा होता है जो कि उसको ना चाहते हुए भी ऑर्डर्ड फैशन में मिक्सिंग होगा, मतलब कि उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्डर्ड फैशन में होगा। और कुछ एलॉयज ऐसा होता है जिसमें मिक्सिंग जो होता है वो रैंडम फैशन में होता है। ठीक है, ओके सर। तो डिसऑर्डर्ड सॉलिड सॉल्यूशन का एक सॉलिड सॉल्यूशन डिसऑर्डर्ड है, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं ग्लास। कॉपर निकेल का जो सिस्टम है, कॉपर निकेल का जो बन रहा है वो तुम्हारा डिसऑर्डर्ड फैशन में बनता है। एफी या निकेल, आयरन निकेल का जो बन रहा है, आयरन निकेल का जो एलॉय है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवार। ठीक है, कॉपर निकेल का क्या बोलते हैं? मोनेल। कॉपर जिंक का क्या बोलते हैं? ब्रास। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि इनवार एलॉय किसका किसका होता है। तो इनवार किसका होता है? आयरन आयरन। निकल। ठीक है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय ये भी डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। जनरली जब भी तुम एलॉय देखेगा तो अगर सब्स्टिट्यूशन है तो दोनों जो एलॉय है ना, दोनों का जो एटॉमिक नंबर है ना वो लगभग लगभग आसपास में रहेगा कहीं ना कहीं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम देखो 12-13 एटॉमिक नंबर है। निकेल एफी का देखो आपस में ही कहीं ना कहीं होगा। कॉपर निकेल देखो आपस में है। कॉपर जिंक थोड़ा सा आपस में। AuCu जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कैसे करके हो रहा है, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस कारण से ये एक रीजन है जिसके कारण दोनों में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। बाकी ऑलमोस्ट देखना, जिस कभी भी एलॉय बनेगा तो उसका एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, उसका हो सकता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिमिलर होगा। अगर एटॉमिक नंबर सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का एटॉमिक साइज जो होगा कहीं ना कहीं आपस में मेल जोल खाता होगा। इसका मतलब है कि उसका एटॉमिक रेडियस भी आपस में सिमिलर होगा।
तो इस तरीका से हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये जो एलॉय है उसका कुछ एलॉय अगर है तो उसको पता करने का तरीका हम बता रहा तुमको, ठीक है। मोनेल हो गया, इनवार हो गया, ये सब जो है डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल तुम बता दिए, ब्रास हो गया, AuCu हो गया, ये सब है। तो अभी हम लोग एक नया तो सॉलिड सॉल्यूशन हमारा खत्म होने वाला है। सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है ये पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो बताओ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या समझ रहे हो, क्या लगता है? सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो खाली स्पेस होता है ना, उसमें जाके एटम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें जो यस सॉल्यूट भैया। होता है ना, सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये तो समझ में आ रहा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूट होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। सॉल्यूट आइटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, जिसके कारण क्या होता है कि ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब दोनों का साइज सेम होगा, तब जाके दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन इंटरस्टिशियल के केस में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है और दोनों का डायमीटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कहां पर जाकर फिट बैठेगा, तो वैकेंट स्पेस में, इंटरस्टिशियल। जैसा कि रॉबिन बता रहा था। तो जो वैकेंट स्पेस है उस वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल। तो ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उसमें जाकर के छोटा छोटा जो सॉल्यूट आइटम्स है वो जाकर के बैठ जाता है, और उसी सॉलिड सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें जो सॉल्यूट होता है ना, इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो जनरली लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग कार्बन। कार्बन का एटॉमिक रेडियस होता है 0.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस होता है 0.71 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस होता है 0.46 एंगस्ट्रॉम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस होता है 0.06 एंगस्ट्रॉम। तो वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम से कम है, वो सारे एलिमेंट जो होता है वो जनरली इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करता है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यस सर। बोलिए। हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो जनरली देखा जाए, और दूसरा चीज क्या है ना कि एटॉमिक साइज जो है ये सिर्फ एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि बताएगा कि ये इंटर सॉलिड सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मान के चलो कॉपर हो गया, नाइट्रोजन का स्पेलिंग, नाइट्रोजन में एनआई कहाँ से आ रही है, कॉपर, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि इसका साइज छोटा है तो ये किसी भी सॉल्वेंट के साथ मिल जाएगा और मिल करके तुमको ये बना देगा कि ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। हाँ भैया, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सॉल्यूट का ऐसा एलिमेंट लो जिसका एटॉमिक रेडियस एक एंगस्ट्रॉम से कम है, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सॉल्वेंट तुम किसी को भी ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, अरे बन जाएगा। तो दिस इज नॉट हैपेंड। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन वैसे एलिमेंट में ज्यादा पाया जाता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनने का जो टेंडेंसी है वो नॉर्मल अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन सा है? आप लोग पढ़े होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप डी एलिमेंट वाले जो रहते हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ऐसा करके कुछ पढ़ा है? ट्रांजिशन पढ़े ही होंगे। बोलो भाई, यस बोलेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट में Fe आता है, निकेल आता है, मोलिब्डेनम आता है, क्रोमियम आता है, टंगस्टन आता है, मैंगनीज आता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सर है ग्रुप उसके, क्या बोला? सर ग्रुप 3 से लेकर 12 तक वही सर। यस यस, ग्रुप 3 से 12 में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जनरली जो एलिमेंट्स का यूज ज्यादा होता है ना डे टू डे लाइफ में, हम लोग उसी एलिमेंट के बारे में जनरली स्टडी करते हैं। तो Fe हो गया, निकेल हो गया, मैंगनीज हो गया। मैंगनीज नहीं लिखा है ना, मैंगनीज, मैंगनीज तो लिखा है, मैंगनीज। कॉपर, टंगस्टन, टंगस्टन है ये, टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकेल, कोबाल्ट ये सब ट्रांजिशन कोबाल्ट एलिमेंट्स हैं। कोबाल्ट हो गया, हाँ। तो ये सब जो एलिमेंट है, सिर्फ एटॉमिक साइज ही नहीं एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे कि हम बता सकते हैं कि ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है कि नहीं। उसके लिए हम लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नीड होता है। मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में ज्यादा सॉलिबिलिटी पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि जो टाइनी एलिमेंट्स है जो कि इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर बैठता है, ट्रांजिशन मेटल्स में ज्यादा ये टेंडेंसी देखने को मिलता है। इसी कारण से तुम लोग देखेगा कि एलॉय भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि Fe कार्बन एलॉय, Fe कार्बन जो है ये स्टील का एलॉय है। और ये कैसा एलॉय है? ये सब्स्टिट्यूशन है कि इंटरस्टिशियल है? सर इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल है, समझ में आया? हाँ सर। अपने से एक बताओ कोई ऐसा एलॉय जो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है? स्टेनलेस स्टील भी है। स्टेनलेस स्टील में ना तुम्हारा क्रोमियम भी है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है? तो ह्यूमरोड्रिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसा है जैसे कि ह्यूमरोड्रिस रूल जो है वो जनरली इसलिए दिया गया है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। और हमको अगर मान के चलो एक एलॉय बनाना है, इफ यू वांट टू फॉर्म एन एलॉय, तो इंटरस्टिशियल में हम लोग एलॉय बहुत ही कम जनरली बनाते हैं। एक खाली स्टील ही है जो जनरली बहुत ही बड़ा अमाउंट में यूज होता है। बाकी जितना भी अलॉयज हम लोग पढ़ेंगे ना वो सब जनरली सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो इफ यू वांट टू फॉर्म एन अलॉय, तुमको कुछ नया अलॉय बनाना है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि वो अलॉय पॉसिबल है कि नहीं, वो अलॉय बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो अलॉय बन सकता है या नहीं बन सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो उसके पीछे का रीजन है ह्यूम-रोड्रिग्स का रूल। तो हम लोग ये चार फैक्टर को चेक करेंगे। इफ यू वांट टू फॉर्म एन अलॉय, यू नीड टू चेक द फोर फैक्टर्स। क्या क्या है वो फोर फैक्टर्स? एलॉय बनाने के लिए वो चार फैक्टर क्या है जो कि ह्यूम-रोड्रिग्स के थ्रू दिया गया था? पहला है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, दूसरा है रिलेटिव साइज फैक्टर, तीसरा है केमिकल एफिनिटी फैक्टर, और चौथा चौथा है रिलेटिव वैलेंस फैक्टर। तो हम लोग ये चारों फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एलॉय है ना, तो हम जैसा कि शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि अगर इफ यू वांट टू फॉर्म एन एलॉय, तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए। ये कौन बोले थे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए? तो ये बताया तो ह्यूम-रोड्रिग्स। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर में क्या होना चाहिए कि दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपका एलॉय कंप्लीट सॉल्युबल रहे और आप चाहते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मर्ज हो जाए, तो उसके लिए आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर वो बीसीसी है, दूसरा एलिमेंट भी बीसीसी होना चाहिए। अगर एफसीसी है तो दूसरा एलिमेंट भी एफसीसी होना चाहिए। अगर एचसीपी है तो दूसरा एलिमेंट भी एचसीपी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दोनों ही एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम इफ यू होना वांट टू फॉर्म एन अलॉय, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। अगर सेम है तो यस, इट कैन फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। फिर हम दूसरा दूसरा कंडीशन पे चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है, दूसरा कंडीशन क्या है, रिलेटिव रिलेटिव साइज साइज फैक्टर। फैक्टर। रिलेट अगर आप चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बने तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए दोनों का एटॉमिक साइज क्या रहना चाहिए, सेम रहना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए। तो इसलिए बोला गया है कि जो साइज है, एटम्स का जो साइज है वो 8% से लेकर के 15% के बीच में रहना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा जो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इफ यू वांट टू फॉर्म एन एलॉय, तो तुम्हारा जो रिलेटिव साइज है, जो दो एलिमेंट है उसके बीच का जो रिलेटिव साइज है वो 8% से कितना रहना चाहिए, 15% के बीच में, यानी 8% to 15% के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, एकदम सिमिलर होना चाहिए। मतलब ये उसका रेडियस, क्या बोल रहे हो, मतलब उसका रेडियस का ही बात कर रहे हैं ना कि सेम। यस यस, आपको जैसा मैंने बताया था ना, ±7.5%। करो करो, प्रणाम करो। हम्म। तो रिलेटिव साइज फैक्टर में क्या होता है कि दो एलिमेंट जो है, इफ यू वांट टू फॉर्म एन सॉलिड सॉल्यूशन, उस केसेस में जो इसका डायमीटर है या जो रेडियस है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, लगभग लगभग सेम रहना चाहिए। तो कुछ वेरिएशन चलता है तो कितना वेरिएशन होगा, तो वेरिएशन जो है वो जनरली 15% से कम होना चाहिए वेरिएशन। तो कॉपर निकेल सिस्टम जो बना या एयूपीटी सिस्टम जो बना, ये सब जो बन रहा है सॉलिड सॉल्यूशन, इसके पीछे का रीजन क्या था, एटॉमिक साइज फैक्टर। क्योंकि ये दोनों का एटॉमिक साइज जो है वो 8 से 15 के बीच में डिफर कर रहा है। अगर ये 15% से ज्यादा मिलता है तो फिर जो सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बनेगा ना वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बोल सकते हो कि दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एटॉमिक साइज फैक्टर में बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव डायमीटर्स है या रिलेटिव रेडियस है वो लगभग लगभग सिमिलर होना चाहिए। उसके बीच में एक रेंज है वो जो कि 8 to 15% है, वो रहना चाहिए। तो रिलेटिव साइज फैक्टर ये भी दिया गया था हिमरोद्रिस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है केमिकल एफिनिटी फैक्टर। अगर तुमको साइज मिल गया, चलो ठीक है, तो फिर एक और कंडीशन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं केमिकल एफिनिटी फैक्टर। केमिकल एफिनिटी क्या हो सकता है, एफिनिटी मतलब होता है अफेक्शन, प्यार। ठीक है, तो दोनों में जितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी होगा वो दोनों उतना कम सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो इफ यू वांट टू फॉर्म एन सॉलिड सॉल्यूशन, तो हमको ये कोशिश करना है दोनों का केमिकल एफिनिटी क्या रहे, ना के बराबर रहे। केमिकल एफिनिटी का मतलब क्या होता है, बोलिए। सर, वो लोग केमिकली कनेक्टेड रहते हैं। यस यस, तो केमिकल एफिनिटी हम क्या बोले कि इफ यू फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन, दोनों के बीच में कितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी होगा उसका सॉलिड सॉल्यूशन जो है उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा। इसका मतलब है कि जब जितना केमिकल एफिनिटी ज्यादा होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। सॉलिड सॉल्यूशन के जगह पे एक नया चीज का निर्माण होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो
कि आपका जो एलिमेंट है वो सॉलिड सॉल्यूशन में रहे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एलिमेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं एलॉय बनाने के लिए वो एलॉय बने, तो उसके लिए एक फैक्टर है केमिकल एफिनिटी फैक्टर, जो कि दोनों एलिमेंट के बीच में ना के बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, तब जाकर के सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये केमिकल एफिनिटी ज्यादा होगा तो वो सॉलिड सॉल्यूशन की जगह पे क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फेज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंटरमीडिएट फेज क्या होता है। आज हम सिर्फ इतना बताएं कि केमिकल एफिनिटी का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल पे जो जितना एक दूसरे के पास रहेगा उसका एफिनिटी उतना ज्यादा रहेगा। मतलब कि अगर मान के चलो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे जिंक है, तो ये दोनों एक दूसरे के काफी पास है, अगल बगल में है। इसका मतलब है कि इसका एफिनिटी जो है बहुत ही अच्छा है। तो अगर एफिनिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड सॉल्यूशन कम फॉर्म करेगा। तो बोल सकते हैं कि जो जितना ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, सॉरी 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 हम गलत बता रहे हैं। कॉपर जिंक तो आसपास है ना, कॉपर जिंक आसपास है तो उसका केमिकल एफिनिटी जो है वो कम है। केमिकल एफिनिटी का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू फॉर्म एन सॉलिड सॉल्यूशन, आपको कोशिश करना है कि पीरियोडिक टेबल में आसपास के एलिमेंट को लेने का, जैसे कि कॉपर जिंक, ठीक है। आसपास के एलिमेंट को लेंगे तो उसका केमिकल एफिनिटी एक दूसरे के साथ बहुत ही कम रहेगा, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आप कोई ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, फार्दर अपार्ट है, तो उस केसेस में केमिकल एफिनिटी ज्यादा होता है, केमिकल रिएक्शंस होने का चांसेस ज्यादा है, बॉन्डिंग्स का चांसेस ज्यादा है। अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने लगा सब्स्टिट्यूशन के जगह पे, तब फिर क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा क्या? तब फिर सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इस कारण से हम लोगों को ये भी चीज देखना पड़ता है कि आप जो एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आसपास रहना चाहिए। अगर वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से काफी दूर है, तो उस केस में सॉलिड सॉल्यूशन के जगह पे वहां पे केमिकल एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण से बॉन्डिंग्स का रोल प्ले होगा, जिस कारण से फिर वो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बन करके क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट। ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए एक और रूल यहाँ पे आ गया कि केमिकल एफिनिटी जो है वो ना के बराबर होना चाहिए। तो जितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी होगा, सॉलिड सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। सर क्या बोले? कम होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में केमिकल एफिनिटी ज्यादा है, केमिकल एफिनिटी का मतलब है केमिकल रिएक्शंस करने का टेंडेंसी ज्यादा है या केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? तो समझ में आया? कम होगा। जितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी उतना ज्यादा सॉलिड सॉल्युबिलिटी या कम सॉलिड सॉल्युबिलिटी? कम सॉलिड सॉल्यूशन। कम सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, केमिकल एफिनिटी फैक्टर। उसी तरीके से एक और फैक्टर हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर में जो है ये इंटरमीडिएट फेज मतलब थोड़ा सा फिर सॉलिड स्टेट में नहीं जाएगा। इंटरमीडिएट फेज हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके भैया। इंटरमीडिएट फेज वी विल स्टडी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो केमिकल, ये जो इंटरमीडिएट फेज बनता है, दिस इज ड्यू टू दी केमिकल एफिनिटी। जब दो एलिमेंट्स के बीच में केमिकल एफिनिटी ज्यादा हो जाता है, बट यू विल ट्राई टू फॉर्म द सॉलिड सॉल्यूशन, बट सॉलिड सॉल्यूशन की जगह पे इंटरमीडिएट फेज बनता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट फेज क्या होता है। ठीक है। आज हम लोग रिलेटिव बैलेंस फैक्टर एक और है, ये पढ़ेंगे। ठीक है।
रिलेटिव वैलेंस फैक्टर का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है ना क्या होता है? यस सर। वैलेंसी तो कोई दिक्कत नहीं है वैलेंसी समझने में। यस सर। तो वैलेंसी जनरली अगर तुम सॉलिड सॉल्वेंट ले रहे हो, एक तरफ हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, एक तरफ ले रहे हैं सॉल्वेंट, यहाँ पे दो ही केस हो सकता है, या तो सॉल्वेंट का वैलेंसी हाई होगा, इसका लो होगा, या तो इसका लो होगा और इसका हाई होगा। यही यही केसेस है ना, है कि नहीं? यस सर। बोल सकते हैं सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी वैलेंस या तो हाई होगा या तो इसका वैलेंसी लो होगा।